राम राम भाई सभी लोगों को। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है मुकुल शर्मा और मुकुल भैया, ठीक है। और मैं आप सभी को कवर कराने वाला हूँ क्लास 10th की साइंस, ठीक है। क्लास 10th की साइंस जिसके चैप्टर नंबर 1 रहने वाला है, जिसका नाम होने वाला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। जिस चैप्टर को कवर कराऊंगा, सबसे पहला जो टॉपिक है उसी से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है भाई मुकुल भैया? टॉपिक का नाम है बेटा रासायनिक अभिक्रिया अर्थात केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इससे पहले मैंने आपके लिए 2 लेक्चर प्रोवाइड किए थे, 2 बेसिक लेक्चर कराए थे, जिसमें हमने चेंज के बारे में, परिवर्तन के बारे में डिस्कशन किया था। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो पहले उन वीडियो को देख कर आओ, तब आके आपको ये लेक्चर थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ठीक है। अदरवाइज नहीं देखें तो कोई भी बात नहीं है, पूरी कोशिश रहेगी मेरी तरफ से कि इस लेक्चर को पूरी बेहतरीन तरीके से आपको डिलीवर करने के लिए और पूरी बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की, ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी मेरी। तो और उन वीडियो को देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो इस चैप्टर के थोड़े बेसिक हैं, ठीक है, इसलिए उन वीडियो को देखना जरूरी है। उसकी लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड की गई है, जाकर के क्लिक कर करके उन वीडियो को देखिएगा, ठीक है। देख करके फिर आप इस लेक्चर को दोबारा से देखिएगा। अगर नहीं देखना चाहते तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कोई क्या ही कर सकता है, ठीक है। फिर भी इस लेक्चर को आप देख सकते हो। इस लेक्चर में हम कवर कराने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, क्लास 10th की केमिस्ट्री जो है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर नंबर 1 रहने वाला है। टॉपिक रहने वाला है केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया। भाई आप ये सोच रहे होंगे कि मुकुल भैया रासायनिक अभिक्रिया है क्या? रासायनिक अभिक्रिया जो नाम है, ये जो खौफनाक सा नाम है, ये दर्दनाक सा जो नाम है, ये आखिरकार है क्या? अब इसको समझाने के लिए मुझे कुछ एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल का मतलब है जैसे कि कुछ पदार्थ के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा, कुछ पदार्थों को मुझे लेना पड़ेगा। अब कौन कौन से पदार्थ लोगे मुकुल भैया? ज्यादा बात नहीं है, सिंपल से पदार्थ है, ठीक है। 2 तत्व लेते हैं ए और बी, ठीक है। 2 पदार्थ लेते हैं या 2 तत्व लेते हैं ए और बी, ठीक है। ए की जगह यदि आप कोई भी तत्व मान सकते हो, ठीक है। बी की जगह कोई भी तत्व मान सकते हो, ठीक है। अब ए और बी को जब मैं मिलाऊंगा, ठीक है, ए और बी को, अब मैंने 2 तत्व लिए, ठीक है, 2 तत्व ले लिए ए और बी। ए और बी को जब मैंने मिलाया, आपस में क्या करवाया, अंत्य क्रिया करवाई या आपस में रिएक्शन करवाई, तो इन्होंने बन करके मिल करके क्या बना करके तैयार किया? सी नाम का कोई प्रोडक्ट बन करके प्राप्त हुआ हमें, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब जो होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद, ठीक है। ये हो गई भाई यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया। अब हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब देखो भैया, अब थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, ठीक से समझाओ ना, काय बकैती कर रहे हो? तो बबुआ सुनो, हमने 2 तत्व लिए, आप कोई भी 2 पदार्थ ले सकते हो, कोई भी 2 तत्व ले सकते हो, ए और बी, ठीक है। अब उन दोनों को मिला करके अलग पदार्थ बन करके प्राप्त हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल में लेता हूँ, दूध लेता हूँ, ठीक है। दूध में छावन आपने देखा होगा, जो सहेजा होता है, जो दही होता है हल्का सा, ठीक है, खट्टा सा, या फिर आप नींबू ले सकते हो, नींबू को डाल दो उसमें, ठीक है। जब आप नींबू को मिलाओगे, दोनों तत्व अलग अलग थे, ए लिया हमने दूध, बी लिया हमने नींबू। जब दूध में नींबू को मिलाया तो आप कुछ समय पश्चात देखोगे कि दूध जो था हमारा फट गया, ठीक है। फट करके क्या हो गया? दूध में से पानी अलग हो गया और जो उसमें गाढ़ापन था, जो उसका जो पनीर था, वो अलग हो गया, ठीक है। पनीर बन करके प्राप्त हो गया। भाई दूध अलग था, ठीक है, नींबू अलग था, पनीर कहाँ से आया? पनीर बन करके प्राप्त हुआ ना। तो वहां पर हुई केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया बन करके प्राप्त हो गया। रासायनिक अभिक्रिया हुई तभी तो पनीर यानी कि प्रोडक्ट सी का निर्माण हुआ। जब 2 पदार्थों को आपस में मिलाया, आप 2 भी ले सकते हो, 2 से ज्यादा भी ले सकते हो, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों की अंतः क्रिया करवाते हैं या उनको आपस में मिलाते हैं, तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और उसी को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। क्या समझ में आया? समझ में आया, ठीक है। क्लियर बताओ, कमेंट में बैठ करके मारो आंसर। क्लियर है मुकुल भैया? क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। एक बार और फिर से समझा देता हूँ। जैसे कि हमने 2 पदार्थ लिए ए और बी, ए और बी को जब आपस में मिलाया, अंत्यक्रिया करवाई, अंत्यक्रिया करवाने के बाद में हमें प्रोडक्ट बन करके प्राप्त हुआ सी, ठीक है। सी प्रोडक्ट बन करके प्राप्त हुआ। अब इनके जो गुण होंगे, किनके? ए और बी के, ठीक है। इनको बोला जाता है क्रियाकारक या अभिकारक। क्या बोला जाता है? अभिकारक या क्रियाकारक। और इसको जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है बबुआ आपका उत्पाद। अब देखो, जो आपका प्रोडक्ट बन करके प्राप्त हुआ वो तो ये रहा, जिसको उत्पाद का नाम दिया हमने, ठीक है। जो प्रोडक्ट बन करके प्राप्त हुआ उसको उत्पाद का नाम दे दिया। और जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं ना, उन्हें बोला जाता है अभिकारक या क्रियाकारक, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है। यदि आप अभिकारक याद रखना चाहो तो अभिकारक याद रख सकते हो,
क्रियाकारक याद रखना था, क्रियाकारक याद रख सकते हो, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है। मतलब जो केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, उन्हें बोला जाता है अभिकारक। और जो उसके फलस्वरूप बनते हैं, जो उसके फलस्वरूप बनते हैं, वो होता है आपका उत्पाद, ठीक है। अभिक्रिया से पहले भाग लेने वाले को बोला जाता है अभिकारक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले को बोला जाता है उत्पाद, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? एक बार और समझाते हैं, डेफिनेशन को दोबारा से समझाते हैं कि हमने दो पदार्थ लिए ए और बी, ठीक है। जब हमने दो पदार्थ ए और बी लिए तो उनको आपस में क्या करवाए, अंत्यक्रिया करवाई और आपस में मिक्स करवाया, ठीक है। जैसे कि दूध और नींबू को लिया हमने, दूध और नींबू में जब दूध में अपने नींबू को निचोड़ा तो दोनों पदार्थों का क्या हो गया, मिलन हो गया, ठीक है। आपस में अंत्यक्रिया हो गई। अंत्यक्रिया होने के बाद में उन्होंने एक नए पदार्थ का निर्माण किया जो कि पनीर के नाम से जाना जाता है। पनीर बन करके प्राप्त हो गया, दूध अलग हो गया, वो पानी अलग हो गया, उसमें से पनीर बन करके प्राप्त हुआ। तो वो जो पनीर था वो था सी पदार्थ, ठीक है। वो क्या था, सी पदार्थ। तो उत्पाद बन करके प्राप्त हो गया। तो वहां पर जो हुई वो हुई केमिकल रिएक्शन। अब देखो इन दोनों के जो गुण होंगे, किसके, अभिकारक के जो गुण होंगे, ठीक है, इनके जो गुण होंगे वो रहेंगे अलग। किन से अलग रहेंगे? देखो अभिकारक के जो गुण रहते हैं, अभिकारक के जो गुण रहते हैं वो अलग रहेंगे। किससे? उत्पाद के जो गुण रहेंगे, उत्पाद के जो गुण रहेंगे इससे, ठीक है। मतलब कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो भगवान, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभिकारक के जो गुण रहेंगे, ठीक है, अभिकारक के जो गुण रहेंगे वो अलग रहेंगे उत्पाद के गुणों से, ठीक है। भैया यार समझ में नहीं आया, समझाओ यार, थोड़ा सा बताओ। जैसे कि मैंने नींबू और दूध लिया था, भाई नींबू और दूध के गुण क्या थे, अलग थे। और जो पनीर बन करके प्राप्त हुआ उसके भी गुण अलग थे। अब एक बात बताओ, क्या नींबू और पनीर से, जो पनीर के जो गुण थे वो नींबू और दूध से मैच कर रहे थे क्या? नींबू था क्या उसमें थोड़ा सा, पनीर दूध का था क्या उसमें थोड़ा सा? जी हाँ बिल्कुल थे, लेकिन गुण अलग थे ना, गुण अलग थे। लेकिन उसमें हुआ क्या कि जब नींबू और दूध लिया था, नींबू और दूध वैसे की वैसे नहीं रहे जैसे कि जैसे पहले थे, ठीक है। अलग पदार्थ बन करके प्राप्त हो गए। तो उनके गुण अलग थे, इनके गुण अलग है। पनीर बन करके बाद में प्राप्त हुआ तो पनीर का गुण अलग रह गया, ठीक है। पनीर का गुण क्या है, ठीक है, पनीर क्या काम आता है, पनीर आता है सब्जी बनाने के और खाने के, ठीक है। प्रोटीन क्या करता है, उत्पन्न करता है पनीर जो होता है। तो उनके गुण अलग थे, इनके गुण अलग है, ठीक है। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभिकारक जो होता है, जो अभिकारक जो क्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, जो अभिकारक जो क्रिया में भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया, उनके गुण रहेंगे अलग, और जो उत्पाद बन करके प्राप्त रहेगा उसके गुण रहेंगे भाई अलग, ठीक है। कहना मैं ये चाहता हूँ। अब बिना किसी देरी के लिखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखने के बाद में फिर इसको प्रॉपर तरीके से एक बार फिर से समझते हैं। देखो भाई, जैसे कि डेफिनेशन मैंने लिखा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं का मतलब अंतःक्रिया करते हैं या मिलते हैं, ठीक है, तो मिलकर के अंतःक्रिया करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसको बोला जाता है आपकी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तब हम बोलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे कि ये दो पदार्थ मिले, ठीक है, ये दो पदार्थ मिलेंगे, अंतःक्रिया करेंगे आपस में, तभी तो सी का निर्माण होगा, तभी तो तीसरा पदार्थ बन करके प्राप्त होगा, ठीक है। अब अभिक्रिया के फलस्वरूप जो अभिक्रिया के पश्चात जो तत्व बन करके प्राप्त होता है, जो पदार्थ बन करके प्राप्त होता है वो होता है आपका उत्पाद, वो कहलाता है आपका उत्पाद। अभिक्रिया के जो पहले बन करके प्राप्त होता है वो कहलाता है आपका क्या, क्या कहलाता है वो आपका अभिकारक, ठीक है। अब इसको भी सबसे पहले हम एक बार नोट करते हैं, लिखते हैं। यहाँ से हमें दो दो पदार्थ बन करके प्राप्त हुए, ठीक है। यहाँ से हमें दो शब्द मिले, ठीक है। दो शब्द क्या क्या मिले भैया, दो शब्द क्या मिले, एक तो मिला हमें अभिकारक और दूसरा मिला हमें उत्पाद, ठीक है। एक तो मिला हमें अभिकारक या फिर जिसको क्रियाकारक के नाम से जानते हो, दूसरा मिला हमें उत्पाद। भाई अभिकारक है क्या? अभिकारक वो पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद वो पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। उत्पाद वो पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप बनते हैं, और अभिकारक वो पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो कहलाएंगे आपके अभिकारक या क्रियाकारक। ये क्या होते हैं,
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब देखो अभिकारक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में या फिर अभिक्रिया में क्या होता है भाग लेते हैं। जो पदार्थ केमिकल रिएक्शन में ठीक है, रिएक्शन जो हो रही हो, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जब हो रही हो, जो पदार्थ भाग लेते हैं उसमें, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वो कहलाते हैं आपके उत्पाद, और जो वो कहलाते हैं आपके अभिकारक। ठीक है, सॉरी उत्पाद निकल गया, वो कहलाते हैं आपके अभिकारक कहलाते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनकर के प्राप्त हो जाते हैं, दैट मीन्स वो कहलाते हैं आपके उत्पाद, रिएक्टेंट। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? समझ में आ गया तो एक बार क्लैपिंग कर दो। ठीक है, कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से। आई होप आपको एक क्लियर होगा। एक बार मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दोबारा से बता देता हूँ, तब इसको हम रफ करके आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्कशन किया था केमिकल रिएक्शन अर्थात दैट मीन्स रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, हमने दो पदार्थ लिए ए और बी। ठीक है, ए और बी को जब हमने आपस में मिलाया या फिर आपस में अंतर क्रिया करवाई, तब हमें सी पदार्थ का निर्माण हुआ। ठीक है, सी पदार्थ का प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसमें एक हमने एग्जाम्पल देखा, क्या देखा, दूध का फटना। ठीक है, जब हम दूध में नींबू को मिलाते हैं तो दूध फट जाता है। ठीक है, जब दूध फटता है तो उसमें से पानी अलग और पनीर अलग हो जाता है। तो पनीर जो था वो था आपका उत्पाद, और जो दूध और जो नींबू था वो था आपका अभिकारक। ठीक है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो कहलाते हैं आपके अभिकारक या क्रियाकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं वो कहलाते हैं आपके उत्पाद। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया के गुण जो होते हैं, जो अभिकारक जो होते हैं, उनके गुण रहते हैं अलग भाई, किन से? उत्पाद के गुणों से। उत्पाद के गुणों से अलग रहते हैं रासायनिक अभिक्रिया के जो अभिकारक के जो गुण होते हैं वो। ठीक है, तब हमने डेफिनेशन को देखा, दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो मिलकर के एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक अलग ही गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, जैसे कि वहां पर पनीर का निर्माण हुआ था। ठीक है, फिर हमने अभिकारक को देखा, फिर हमने उत्पाद को देखा। अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनकर के प्राप्त होते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनकर के प्राप्त होते हैं, बनते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं आगे की तरफ मूव, और इसको करते हैं एक बार रफ। हाँ जी, तो हम डिस्कशन करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की उदाहरण या कुछ एग्जाम्पल के बारे में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। जैसे कि वहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने वहां पर ए और बी को मिलाया तो हमें सी की निर्माण हुआ। ठीक है, सी की प्राप्ति हुई, तो वो कैसे हुई ये चीज बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ H2। ठीक है, H2 होता है आपका हाइड्रोजन, और फिर मैं उसमें मिलाता हूँ Cl2 यानी कि क्लोरीन मिलाता हूँ। ठीक है, क्लोरीन को जब मैं हाइड्रोजन में मिक्स करता हूँ तो हमें प्राप्त होता है HCl। ठीक है, HCl क्या होता है? HCl होता है भाई अम्ल। ठीक है, कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमने HCl की प्राप्ति हुई, जिसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जब हमने H2 में Cl2 को मिलाया, जब हमने H2 यानी कि हाइड्रोजन में क्लोरीन गैस को मिलाया, जब हमने हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को मिक्स किया, अंतःक्रिया की, तब हमें प्राप्त हुआ HCl, अर्थात जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से हम जानते हैं। अब भाई इसमें H2 जो थी वो क्या थी? H2 जो थी वो क्या थी? गैस। ठीक है, वो क्या थी? गैस। और Cl2 भी क्या थी? गैस। और H2 जो HCl बन करके प्राप्त हुआ वो क्या था? एक्वस या फिर लिक्विड मानते हैं। ठीक है, जलीय विलयन होता है। ठीक है, एक्वस जो होता है जलीय विलयन होता है। ठीक है, तो हमें प्राप्त हुआ किसके बारे में? जब दो गैसों को मिलाया तो हमें एक्वस प्राप्त हो रहा है, यानी कि अभिकारक जो था, जो अभिकारक जो होता है क्रियाकारक में जो भाग लेते हैं भाई वो अभिकारक ही तो कहलाते हैं। अभी जस्ट पढ़ाया था मैंने। ठीक है, तो भाग लेने वाले तत्व कौन कौन थे? भाग लेने वाले तत्व थे हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, तो अभिकारक क्या कहलाए? हाइड्रोजन और क्लोरीन। और उसके पश्चात जो बनने वाला तत्व वो था HCl, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो भाई अभिकारक के गुण थे अलग, क्योंकि दोनों गैस थे। और गैस के बाद में जब एक्वस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी जब HCl बन करके प्राप्त हुआ, ठीक है, HCl बन करके प्राप्त हुआ, तो उसका जो था गुण था वो अलग था, क्योंकि वो एक्वस बन करके प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल को। ये एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल समझ में आया? कमेंट में करो फर्स्ट एग्जांपल क्या आया, समझ में आ गया मुकुल भैया? ठीक है, समझ में आया मुकुल भैया। अब हम सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। सेकंड एग्जांपल हम Na2 का लेते हैं। ठीक है, N2 का लेते हैं, नाइट्रोजन का लेते हैं।
जब हम नाइट्रोजन में हाइड्रोजन गैस मिक्स करते हैं, ठीक है, जब हम नाइट्रोजन में हाइड्रोजन में गैस मिक्स करते हैं, जब नाइट्रोजन में हाइड्रोजन गैस मिक्स करते हैं तो हमें NH3 का क्या होता है, निर्माण होता है। NH3 क्या होता है बबू, NH3 होता है, NH3 होता है अमोनिया। NH3 क्या होता है, NH3 होता है आपका अमोनिया। इसमें क्या था, ये थी नाइट्रोजन गैस, ये यहाँ पर गैस लगाना भूल गए, ये थी गैस, ये भी थी गैस, ठीक है। नाइट्रोजन गैस में जब हमने किसको मिलाया, हाइड्रोजन को मिलाया, ठीक है, जब हमने नाइट्रोजन गैस में हाइड्रोजन को मिलाया तब हमें अमोनिया बन करके प्राप्त हुआ, अर्थात जिसको हम बोलते हैं NH3, NH3 बोलते हैं हम उसको। तो दो पदार्थों का आपस में अंत्यक्रिया कराई जाती है, दो या दो से अधिक पदार्थों की आपस में अंत्यक्रिया कराई जाती है तो हमें तीसरे पदार्थ का निर्माण बनता हुआ दिखाई देता है, जिसको बोला जाता है केमिकल रिएक्शन, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से बिल्कुल क्या हुआ था, समझ में आ रहा था, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आई होप विनोद आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हम अन्य एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, अन्य उदाहरण के बारे में बात करते हैं। अन्य उदाहरण कौन से मुकुल भैया, अन्य उदाहरण बबुआ जैसे कि खाने का पकना, खाने का पकना, ठीक है, खाने का पकना, दूध से दही का जमना, दूध से दही का जमना, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल था श्वसन, श्वसन, ठीक है, क्या था, श्वसन, या फिर जिसको हम सांस लेते हैं। भैया यार एक बात बताओ, इनसे और केमिकल रिएक्शन से क्या कंपैरिजन किया जा सकता है, ठीक है, इनको और केमिकल रिएक्शन को क्या संबंध है इन दोनों का, हमें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा, आप ही बता दो। तो मैं बताऊंगा, खाने का पकना, ठीक है, खाने का पकना, जब खाने को पकाया जाता है तो आटा अलग होता है, ठीक है, आटे में पानी डाला, पानी डाल करके ने आटे को गूंथा, गूंथने के बाद वो रोटी बन करके प्राप्त हुई, ठीक है। तो वहां पर भी केमिकल रिएक्शन बन करके प्राप्त हुई, उनके गुण थे अलग। आटा कैसा था, गीला, पहले था सूखा, ठीक है, सूखने के बाद में गीला हुआ, गीला के बाद में मड़े मड़े बनेगा, जब आकर रोटी बन करके तैयार हुई, ठीक है। तो वहां पर भी रोटी के गुण थे वो अलग हो गए, क्योंकि गीले आटे को मार करके रोटी बनाई, सूखे आटे से रोटी नहीं बनती, ठीक है। दूध से दही का जमना, जब हम दूध को दही से जमाते हैं, ठीक है, जब हम दूध में थोड़ा सा शहद डालते हैं, थोड़ा सा खट्टा सा, थोड़ा सा एक दो बूंद या फिर एक चम्मच या आधी चम्मच क्या डालते हैं, शहद डालते हैं, तब वो दही का निर्माण कर लेता है। ये इतने बड़े पतीले में आराम से डाल सकते हो, ठीक है, इतने बड़े पतीले में आराम से डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो दूध से दही बन करके प्राप्त हो गया, ठीक है। आप सभी के घर में दूध से दही जमा होगा, आई होप आपको पता होगा, सभी को पता होगा, ठीक है। और श्वसन, श्वसन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, क्या जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है। मैंने ऑक्सीजन ली, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुई, क्योंकि इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, किसमें, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, जो चैप्टर नंबर 5 आएगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 आएगा, कौन सा, जैव प्रक्रम, ठीक है, जैव प्रक्रम, ठीक है, उसमें चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको, किसको, श्वसन को, श्वसन किस प्रकार से होता है उसके बारे में बिल्कुल एकदम झक्कास लेवल से, एकदम कतई झेल लेवल का पढ़ाऊंगा, ठीक है, एकदम कतई झेल लेवल का। पढ़ने के बाद में सोचोगे कि मजा आ गया मुकुल भैया, ठीक है, मजा डाल दिया, ठीक है। तो श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो वहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन होती है। अब मैं देखता हूँ भाई, एग्जाम्पल हमने देख लिया है, ठीक है, एग्जाम्पल तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं इसके क्या, भाई हमें पता कैसे पड़ेगा कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, तो उसके क्या देखते हैं हम, उदाहरण देखते हैं या फिर उसके प्रकार देखते हैं कि भाई मुकुल भैया एक बात बताओ कि पता कैसे पड़ेगा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। तो इस बात को पता करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ तथ्य दिए थे, ठीक है, 5 पॉइंट बताए थे, 5 पॉइंटों के बारे में डिस्कशन करते हैं, दैट मीन्स उनके बारे में डिस्कशन करने के बाद में लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है, इसको रफ करते हैं और
तो चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं के बारे में। क्या करते हैं, बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता जो होती है मुख्य रूप से भाई 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी, इनकी जरूरत क्यों पड़ी। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। आप जब हुए थे आपको जब दुनिया में आए थे, तो दुनिया में आने के बाद में आपका नाम क्यों रखा गया, आपने कभी सोचा है क्यों रखा गया? ताकि आपकी पहचान हो सके, ठीक है। ये कौन है कैसे पता चलेगा, ठीक है। अगर आपका नाम नहीं रखते, ठीक है, आपको आदिवासियों में भेज दिया जाए, आदिवासियों में किसी के भी नाम नहीं है, ठीक है, आदिवासियों में भेज दिया जाए, तो क्या करोगे, हु हा ये करोगे, या फिर ये करोगे जू, या फिर ये करोगे जिंगलाला हु, या फिर ये करोगे, क्या करोगे माया करके, ठीक है। जब आपको आपका नाम ही पता नहीं होगा तो आपका नाम इसलिए रखा गया था ताकि आपकी पहचान हो सके। जैसे कि एग्जाम्पल, आज के टाइम पर एक बंदा पॉपुलर हो रहा है, ठीक है, जिसका नाम है एलविस यादव, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो उसका जो नाम रखा गया था इसलिए नहीं रखा गया था कि एवे ही रख दिया, ठीक है, एवे ही नहीं रखा गया था, नाम रखा गया था उसका पहचान हो सके, ठीक है। यदि आप गूगल पे सर्च करोगे तो उसकी पहचान हो जाएगी, ठीक है, उसकी पहचान हो जाएगी, उसको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि आप मेरा भी नाम सर्च करोगे तो और भी नहीं निकलूंगा मैं, ठीक है, क्यों मेरी पहचान बहुत कम है, बी आर लिमिट्स, ठीक है, लिमिट्स में पहचान है, ठीक है। मुकुल भैया के नाम से सर्च करोगे तब जा करके मेरी प्रोफाइल निकल करके आएगी, किस पर, गूगल पर, ठीक है। इमेज के ऑप्शन में जाओगे तब जा करके दो फोटो मिल जाएंगे, ठीक है। भैया में बस एच मत लगाना, जो यूट्यूब पर नाम है ना मुकुल भैया, वो ही जा करके सेम टू सेम सर्च कर करके कॉपी कर करके गूगल पे पेस्ट कर देना, इमेज के ऑप्शन में जाना, दोनों में मेरी 2 प्रोफाइल फोटो निकल के आएंगी, ठीक है। जा करके देख के सर्च मार करके देखिएगा, ठीक है। तो उसकी जो पहचान हुई थी उसके नाम से पहचान हुई थी। इसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने क्या काम किया था, वैज्ञानिकों ने ये काम किया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया गया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए उसकी पहचान करना बहुत जरूरी है कि हमें पता कैसे पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इसलिए उन्होंने कुछ परिभाषाएं दी, कुछ तथ्य बनाए, ठीक है। 5 तथ्य उन्होंने बना करके प्राप्त किए। कौन कौन से थे? पहला था अवस्था में परिवर्तन, कि जब अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो समझ जाओ कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा उन्होंने बनाया था रंग में परिवर्तन, कि जब कोई रंग में परिवर्तन हो जाए, किसी पदार्थ के कलर चेंज हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, तो समझ जाओ कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तीसरा उन्होंने बनाया था कि गैस का निष्कासन, अर्थात जब पर किसी पदार्थ में से या किसी अभिक्रिया में से गैस का निकलना प्रारंभ हो जाए तो समझ जाओ कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चौथा उन्होंने बनाया था तापमान में परिवर्तन, जब तापमान गर्म होने लगे, ठंडा होने लगे, समझ जाओ कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और पांचवा जो था वो था अवक्षेप का निर्माण, जब अवक्षेप जो एक्वस होता है, अवक्षेप का मतलब जलीय विलयन जो होता है, ठीक है। अवक्षेप जो अघुलनशील पदार्थ होता है जो घुलता नहीं है, जलीय विलयन होता है, एक्वस के नाम से जानते हैं। जैसे कि अभी हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखा था अभी तो कुछ देर पहले, तो वो एक्वस था, यानी अवक्षेप था, ठीक है, यानी कि जलीय विलयन था वो अवक्षेप, ठीक है, जलीय विलयन था, जल में घुल नहीं पाता था, इसलिए हमने उसका नाम एक्वस रख दिया, ठीक है। इनकी क्या किया था, इनके बारे में डिस्कशन किया था। जब ये पांचों किसी भी अवस्था में होने लग जाए, पांचों में से कोई भी हो जाए, समझ जाओ कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है भाई, ठीक है। सबसे पहले इसको नोट डाउन करते हैं, नोट डाउन करने के बाद में एक एक करके इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब हमने एक एक करके इनके बारे में लिख दिया, अब एक एक करके इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला था आपका अवस्था में परिवर्तन, दूसरा था आपका रंग में परिवर्तन, तीसरा था आपका गैस का निष्कासन, चौथा था तापमान में बदलाव, पांचवा था अवक्षेप का निर्माण। अब पहले के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम, ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालो कि अवस्था में परिवर्तन। सबसे पहली जो हेडिंग है वो डालो अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालो अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से होती है वो देखो सबसे पहले तो, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन का मतलब है कोई भी तत्व यदि ठोस में होगा, ठीक है, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। यदि कोई भी तत्व ठोस में होगा तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि द्रव में होगा तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और गैस वाला जो होगा
गैस में यदि होगा तो द्रव में हो जाएगा, द्रव में होगा तो ठोस में हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल बर्फ, ठीक है, बर्फ में जो हो रहा है वो वहां पर भले ही केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही हो, लेकिन फिर भी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन हमको एक उदाहरण ऐसा चाहिए जहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही हो, जहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही हो। जैसे कि एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कार्बन, ठीक है, ये लेता हूँ मैं एग्जाम्पल कार्बन। कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ में या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ में जलाया जाता है, जो कार्बन था ना वो किस में था, ठोस अवस्था में। ऑक्सीजन किस में था, ऑक्सीजन ये ना हवा में, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर फैल रही है। जब कार्बन को जलाएंगे हवा में, जैसे कि मैं एक पेपर लेता हूँ, ठीक है, पेपर लेता हूँ, जैसे कि ये प्लेन पेपर है, जैसे कि एक मिनट को, जैसे कि एक प्लेन पेपर है जिस पर मैथ के कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, देख लो देख लो, ठीक है, मैथ के क्वेश्चन हो रहे हैं, देखो क्लास 10 की सीबीएसई के मैथ के क्या हो रहे हैं, इस पर क्वेश्चन हो रहे हैं, ये उल्टा है, ये उल्टा है, यहाँ से सीधा है, देखो हो रहे हैं ना, हो रहे हैं ना, ठीक है। तो मैंने ये पेपर लिया, अब मैं पेपर को इसको फाड़ दूं, जला दूं, काट दूं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ से फाड़ दिया, इसको फाड़ करके इतना पेज अलग कर दिया। अब इतना पेज अलग किया, इसमें भी कार्बन था, अब इस पेज को फाड़ा, इसमें भी तो कार्बन है भाई। पेज किससे बना है, कार्बन पेड़ से ही तो बना है, पेड़ के अंदर क्या होता है, कार्बन ही तो होता है, एवं नहीं रख दिया उसका, ठीक है। तो क्या होता है, पेड़ के अंदर कार्बन होता है, तो इस पेज के अंदर क्या कार्बन, इसको मैंने फाड़ दिया, फाड़ करके अलग कर दिया, इस टुकड़े के अंदर भी क्या है, कार्बन है। तो इस कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में या तो इस पेज को जला दूं या उस टुकड़े को जला दूं। तो इस पेज में जब मैं आग लगाऊंगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये धुआं बन करके उड़ जाएगा और इसकी राख जो हो जाएगी जमीन पर पड़ी रहेगी। तो धुआं बन करके जो उड़ेगा ना वो रहेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आता है CO2 गैस। तो यानी कि यहाँ पर जब मैं कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता हूँ, कार्बन को जब मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता हूँ तो हमें CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। मैं यहाँ पर इनके नाम लिख देता हूँ, ठीक है। जब मैंने कार्बन को किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, तो यहाँ पर किसके निर्माण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, ठीक है। कार्बन क्या था, कार्बन क्या था भाई, कार्बन था सॉलिड अर्थात ठोस था, ठीक है, सॉलिड था, ठोस था। ऑक्सीजन क्या थी, गैस थी। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, गैस है, ठीक है। जब मैंने ठोस को गैस की उपस्थिति में जलाया तो हमें एक गैस प्राप्त हुई, वहां पर हुआ भाई अवस्था में परिवर्तन। क्योंकि हम जब ठोस को गैस की उपस्थिति में जला रहे तो क्या बन करके प्राप्त हो रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही तो मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या गैस ही तो है, हमें गैस बन करके प्राप्त हो रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। पहले थी ठोस अवस्था, फिर थी गैस अवस्था, ठोस और गैस को मिला करके हमें गैस अवस्था प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर गैस अवस्था में इस प्रकार से बदलाव होगा और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन ही तो हुई, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन करके प्राप्त हुआ, ठीक है। तो एक तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, अब दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो हम डिस्कशन करते हैं रंग में परिवर्तन, ठीक है। रंग में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, वो सारे तथ्य जो हैं वो मैं यहाँ पर बताऊंगा, क्लियर करके दूंगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं किसका, रासायनिक अभिक्रिया थ्रू, केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही तो देखना है कि रंग में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एक लोहे की क्या ली, रॉड ली, ठीक है। लोहा जो होता है वो रहता है थोड़ा सा हल्का सा भूरे रंग का होता है, ठीक है। लोहे की क्या ली, रॉड ली, या फिर लोहे की कोई भी चीज ले सकते हो जिसको मैंने मिलाया किसमें, CuSO4 के साथ में क्या करवाई, रिएक्शन करवाई। CuSO4 क्या था, कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये क्या है, लोहे की कील, ठीक है। जब मैंने लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में मिलाया, ठीक है, कॉपर सल्फेट में जब मैंने मिलाया लोहे की कील को, तो यहाँ पर बन करके प्राप्त हो गया FeSO4, ठीक है। फेरस सल्फेट यहाँ पर क्या हो गया, बन करके प्राप्त हो गया। फेरस सल्फेट जैसे ही बन करके प्राप्त हुआ तो कॉपर को बाहर कर दिया, कॉपर गया बाहर, ठीक है, कॉपर गया बाहर। अब यहाँ पर जो रिएक्शन हुई है ना वो बे हुई है, विस्थापन अभिक्रिया हुई है, ठीक है। विस्थापन भैया यार, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। अभी मैं आने वाले लेक्चर्स में डिस्कशन करके बताऊंगा, बिल्कुल डीपली पढ़ाऊंगा विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसी चैप्टर के अंदर है। 3-4 लेक्चर बाद में या फिर 1-2 2-3 लेक्चर बाद में आपको समझ में आएगा कि विस्थापन अभिक्रिया
क्या होती है जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप मान लो कि विस्थापन अभिक्रिया वो होती है कद्दू, ठीक है। जिस चीज की हमें नहीं पता उस चीज का हम नाम रख देंगे कद्दू, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है भाई, कमेंट में बताओ। विस्थापन अभिक्रिया होती है कद्दू, क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तब तक के लिए इसको क्या करो, ध्यान से देखो, इसको समझो, रंग में परिवर्तन को समझो ठीक से, ठीक है। जब हमने लोहे की कील ली, भूरे रंग की जो जी लोहे की जो कील थी ना, वो किस रंग की थी? भूरे रंग की, भूरे रंग की, ठीक है। लोहे की कील किस रंग की थी? भूरे रंग की। और जो कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन था वो किसका था? वो था आपका नीले रंग का। किसका? नीले रंग का, नीले रंग का। जो हमें फेरस सल्फेट बन करके प्राप्त हुआ वो किस रंग का था? वो था आपके हरे रंग का। यहाँ पर बन करके प्राप्त हुआ हमें फेरस सल्फेट। क्या हुआ? फेरस सल्फेट, ठीक है। फेरस सल्फेट प्लस में क्या था? कॉपर। कॉपर को इसने क्या कर दिया? बाहर फेंक दिया। जो आपका फेरस सल्फेट था वो था आपका किसका? हरे रंग का, ठीक है, हरे रंग का। तो यहाँ पर क्या हुआ? रंग में परिवर्तन हो गया, ठीक है। इसके रंग में परिवर्तन हो गया, आपकी जिंदगी में परिवर्तन हो गया। भैया यार हमारी जिंदगी में कैसे परिवर्तन हो गया? जब आपकी बाबू आपको छोड़ करके गई, ठीक है, आपकी उदास, आपकी हरी भरी जिंदगी को क्या कर दिया? सुनसान कर दिया, या फिर वीराना करके चली गई, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी रंग में परिवर्तन हुआ जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डालते हैं या डुबोते हैं या फिर उनके साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तब हमें फेरस सल्फेट हरे रंग का पदार्थ बन करके प्राप्त होता है, जिसको नाम दिया गया है फेरस सल्फेट का। और कॉपर जो होता है वो आपका बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है, लेकिन यहाँ पर रंग में परिवर्तन हो गया। अब हमने दो प्रकार की अभिक्रिया पढ़ ली भाई, ठीक है। अभी तक क्या क्लियर है? अभी तक हमें दो प्रकार की अभिक्रिया क्लियर है। एक रही आपकी अवस्थाएं परिवर्तन, वो भी क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ में जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, अर्थात हमें पता चल गया कि अभिक्रिया अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। फिर हमने डिस्कशन किया था भाई रंग में परिवर्तन के, जब हमने लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में जलाया, जलाने के बाद डुबोया, ठीक है, जब दोनों की एक साथ रिएक्शन करवाई, रिएक्शन करवाने के बाद में जब हमें तीसरा पदार्थ बन करके प्राप्त हुआ वो था फेरस सल्फेट, जो कि हरे रंग का था। और हमने कॉपर सल्फेट को बाहर निकाल दिया। इसने क्या? हमने नहीं, इसने इसने कॉपर सल्फेट को बाहर निकाल के यहाँ अलग कर दिया, ठीक है। भूरे रंग की थी हरी, भूरे रंग की थी आपकी लोहे की कील, नीले रंग का था आपका कॉपर सल्फेट का विलयन, और हरे रंग का, जब भूरे रंग की कील ने नीले रंग के कॉपर सल्फेट के साथ में अभिक्रिया की या रिएक्शन की, तब हमें हरे रंग का प्राप्त हुआ फेरस सल्फेट, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम तीसरे पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसका नाम है गैस का निष्कासन। अब गैस निकलती है भाई, तो गैस निकलेगी तभी तो पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो अब हम इसको रफ करते हैं और उसकी तरफ मूव करते हैं। तो हम तीसरे पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तीसरा पॉइंट था आपका गैस का निष्कासन। जब कोई गैस निकलती है तो हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। इसको प्रूफ करना है हमें, ठीक है, इसको समझना है हमें कॉन्सेप्चुअल तरीके से। अब इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन लगानी पड़ेगी। केमिकल रिएक्शन कौन सी लगेगी? जिसमें से गैस निकलती हुई, गैस निकलती हुई दिखाई भी देनी चाहिए। तो भाई मैं यहाँ पर लेता हूँ एक क्या, परख नली, ठीक है, एक लेता हूँ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में ये हो गई हमारी टेस्ट ट्यूब, ठीक है, समझ आ रहा है? ये हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली। अब टेस्ट ट्यूब में हमने किया क्या? टेस्ट ट्यूब में हमने भर रखा है क्या? ये हो गए आपके जिंक के टुकड़े, ठीक है। ये क्या हो गए? जिंक के टुकड़े। क्या है? जिंक के टुकड़े। अब हमने ली सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में धरे हमने क्या? रखे, धरे नहीं रखे, हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में धरे हमने क्या? जिंक के टुकड़े, ठीक है। जिंक के टुकड़े रख दिए हमने। जिंक के टुकड़े डालते खेम, ठीक है, डालते वक्त, ठीक है, खेमनी डालते वक्त, ठीक है, हमने क्या डाला? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। क्या डाल दिया हमने? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका नाम है H2SO4, ठीक है। यहाँ पर डाल दिया हमने H2SO4। ये रहा आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। जब ZN के टुकड़ों ने, जब जिंक के टुकड़ों ने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में रिएक्शन की, अभिक्रिया की, तो क्या प्राप्त हुआ? देखो सबसे पहले हमने ZN के टुकड़े लिए, ठीक है, जिंक के टुकड़े, और H2SO4, ठीक है। जब हमने जिंक को या फिर जिंक के टुकड़े को
जिंक क्या है आपकी धातु, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है आपका एक्वस या जलीय विलयन। ठीक है, जब हमने धातु की जलीय विलयन के साथ में रिएक्शन करवाई, जब हमने जिंक के टुकड़े को हाइड्रोजन, ये जो है आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसके साथ में रिएक्शन करवाई, रिएक्शन करवाने के बाद में हमें पता चला कि Zn जो है वो SO4 के साथ में क्या हो गया, क्या हो गया, सेट हो गया। ठीक है, ZnSO4 के साथ में क्या हो गया, सेट हो गया ZnSO4। और लास्ट में जो निकल के गई, जो निकल के भगी, वो सबसे पहले भगी भाई हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ ये पढ़ेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, तब तक के लिए हम मान के चलते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। अब आप सोच रहे होंगे, तब तक के लिए हम मान के चलते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है भाई कद्दू। ठीक है, क्या होती है, कद्दू। हमको नहीं पता क्योंकि हम आगने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, 2-3 लेक्चर के बाद तो वैसे भी पढ़ेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, सारी चीजें डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तब आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल झकास एकदम मस्त लेवल से दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हमने लिया एक टेस्ट ट्यूब या एक बीकर लिया या फिर एक परख नली ली। ठीक है, परख नली में हमने जिंक के टुकड़े डाले, जिंक के टुकड़े डालने के बाद में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया। अम्ल के डालते ही, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के डालते ही जिंक ने क्या कर ली, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में H2SO4 के साथ में क्या की, रिएक्शन की। रिएक्शन करने के बाद में जिंक जो था भाई आपका वो सेट हो गया, किसके साथ में, SO4 के साथ में। क्या हो गया, SO4 को लेकर के भाग गया। ठीक है, लेकर के भागा नहीं, लठ मार करके SO4 को अपनी साइड में कर लिया। और H2O जो था, वो हाइड्रोजन जो भाई साहब थे वो कमजोर पड़ गए, कमजोर पड़ने की वजह से वो निकल लिए। कहाँ पर निकल लिए, गैस बनकर उड़ गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो उड़ा, ठीक है, जो गैस बनकर के उड़ा, जब जिंक के टुकड़े की रिएक्शन होती है H2SO4 के साथ में, तो यहाँ पर रिएक्शन के साथ में एक गैस बनना स्टार्ट हो जाती है जिसको हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो उड़ करके क्या, यमपुरी निकल लेती है। ठीक है, यमपुरी निकल लेती है। तो हमें इसके क्या, हम इन तत्वों को क्या लिख देते हैं, एक बार नाम लिख देते हैं। ठीक है, नाम लिख देते हैं। ये रहा जिंक, जिंक को जब रिएक्शन करवाते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, तो हमें प्राप्त होता है ZnSO4 या फिर जिंक सल्फाइड। ठीक है, जिंक सल्फेट या सल्फाइड। ठीक है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त हो जाती है। प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या होती है, निकल लेती है भाई साहब। क्या होती है, निकल लेती है या खिसक लेती है, पतली गली से ही निकल लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर हुई साहब हमारी गैस में, गैस का क्या हुआ, निष्कासन हुआ या फिर गैस बाहर निकल करके बगी। एक बार दोबारा समझते हैं। जब हम जिंक के टुकड़े को हाइड्रोजन के साथ में H2SO4 के साथ में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ZnSO4 बन करके प्राप्त होता है, और हाइड्रोजन गैस होती है, खिसक लेती है पतली गली से। ठीक है, तब हमें प्राप्त होता है, तब हमें पता चलता है कि गैस का निष्कासन हुआ है। ठीक है, और हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है, तब हमें पता चलता है। अब जो चौथा पॉइंट है वो है आपका तापमान में परिवर्तन। भैया यार पता कैसे पड़ेगा कि तापमान में परिवर्तन हुआ है, तापमान में परिवर्तन हुआ है कैसे पता चलेगा। तो बबुआ इसके लिए क्या एक एग्जांपल लेते हैं, इसके लिए भी एक केमिकल रिएक्शन लाए। देखो तापमान में परिवर्तन के लिए क्या बेस्ट एग्जांपल लेकर आया हूँ, CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, भाई मुकुल भैया कैल्शियम ऑक्साइड है क्या, भाई मुकुल भैया कैल्शियम ऑक्साइड लिखा तो दिया लेकिन है क्या, क्या वाला है कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो है आपका बिन बुझा हुआ चूना। ठीक है, क्या है, बिन बुझा हुआ चूना। ठीक है, बिन बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है आपकी, बिन बुझा हुआ चूना। जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है CaCO3। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, CaCO3 अर्थात जिसको बोला जाता है बुझा हुआ चूना। CaCO3 जिसको बोला जाता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना में प्राप्त होता है यहाँ पर। ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्या होता है, तापमान में परिवर्तन। ये था भाई ठंडा। ठीक है, एग्जाम्पल बताओ, बढ़िया तरीके से मस्त तरीके से समझाऊं,
ये हो गया आपका बिन बुझाऊ चूना, यानी कि आपके घर में जो पुताई होती है ना, पुट्टी लाते हो आप, ठीक है, पुट्टी मान लो, सफेदी मान लो, ठीक है, जो कुछ भी लेकर आते हो घर को पोतने के लिए, घर की डेंटिंग वेंटिंग करने के लिए, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम मिक्स करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम मिक्स करते हैं तो हमें प्राप्त होता है बुझा हुआ चूना CaCO3, और वो क्या होता है, खोलने लग जाता है। जैसे उसमें हम पानी डालते हैं ना, पानी डालते हैं, वैसे क्या होता है, खड़कने लग जाता है, खोलने लग जाता है, खोलते 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 क्या होता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है, ठीक है। बुझा हुआ चूना बनने के बाद में हमें प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बन ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या, कैल्शियम कार्बन ऑक्साइड। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तब उसमें से क्या होता है, तापमान निकलना स्टार्ट हो जाता है, तब उसमें से ऊष्मा निकलना स्टार्ट होता है और इतना गर्म हो जाता है वो बहुत ज़्यादा। यदि आप उसको प्लास्टिक की बर्तन में रखोगे, प्लास्टिक के पात्र में रखोगे, तो शायद प्लास्टिक का पात्र जो है वो डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। और लास्ट पॉइंट रह गया आपका अवक्षेप का निर्माण। लास्ट पॉइंट क्या है, अवक्षेप का निर्माण। देखो चलो इसको हम देखते हैं, ठीक है। जो अवक्षेप था वो था आपका अविलय ठोस। वो क्या था, अविलय ठोस, ठीक है। अविलय ठोस मतलब जो जलीय विलयन में घुल नहीं सकता, आसानी से नहीं घुल सकता, ठीक है। विलयन विलयन में आसानी से नहीं घुल सकता है, विलय नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, एक रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। कौन सी रिएक्शन, PbNO3। पहले रिएक्शन लिखता हूँ, दैट मीन्स फिर उसके बाद में समझाता हूँ। देखो भाई, केमिकल रिएक्शन तैयार है आपकी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिया मैंने, यहाँ पर लिया मैंने आपका लेड नाइट्रेट लिया, PbNO3 लेकर के प्राप्त किया यहाँ पर, ठीक है। इसकी रिएक्शन कर रहे हैं मैंने पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki के साथ में, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में जब लेड नाइट्रेट की रिएक्शन कराते हैं तब हमें एक चीज प्राप्त होती है, लेड आयोडाइड यानी PbI, यानी कि लेड आयोडाइड बन करके प्राप्त हुआ। यहाँ पर लेड आयोडाइड बन करके प्राप्त हुआ, प्लस में क्या हुआ, पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3 जो था पोटेशियम नाइट्रेट, वो हमें बन करके प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर PbNO3 क्या था, एक्वस, ठीक है, यानी कि जलीय विलयन था, यानी अवक्षेप, ये जलीय विलयन था, एक्वस जो था, ठीक है। Ki क्या था, ये भी था एक्वस भाई। लेकिन जो PbI था, लेड नाइट्रेट था, वो क्या, सॉलिड, और ये भी आपका एक्वस था। तो यानी कि यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन हुआ, इसकी में लेड नाइट्रेट की अवस्था में परिवर्तन हुआ, किसकी में, लेड नाइट्रेट की अवस्था में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। लेड नाइट्रेट की अवस्था में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। यहाँ पर यह था रंगहीन, रंगहीन, क्या था, रंगहीन। लेड नाइट्रेट क्या था, रंगहीन, यानी कि कलरलेस था, यानी कि कलरलेस था, ठीक है, यानी कि कोई कलर नहीं था, कोई रंग नहीं हो भैया, कोई रंग ना हो, ठीक है। अब पोटेशियम आयोडाइड का देखते हैं, ये भी क्या था, रंगहीन था, क्या था, रंगहीन, यानी कि जाको भी कोई कलर ना हो, जाको भी कोई कलर ना हो, ये भी कलरलेस ही हो, ठीक है, समझ में आ रहे हो, ये जाको भी कोई कलर ना हो, कलरलेस ही हो ये भी। अब हम बात करते हैं लेड आयोडाइड की, तो ये था पीले रंग का, क्या था, पीले रंग का अवक्षेप, ठीक है, ये था पीले रंग का अवक्षेप। जब लेड आयोडाइड था ना, वो था पीले रंग का अवक्षेप, यहाँ पर पीले रंग का अवक्षेप बन करके प्राप्त हुआ हमें, बन करके मिला हमें। और जो पोटेशियम नाइट्रेट था ना भाई, ये भी, इसका भी कुछ कसूर नहीं था, ये भी रंगहीन था। लेकिन जो साला बेकार निकल के गया ना, जो साला बेकार घटिया निकल के गया, वो था BbI। बताओ बताओ, PbI, लेड आयोडाइड था, सबसे घटिया किस्म का आदमी था लेड आयोडाइड। बताओ, आयोडाइड के साथ भी लेड भाग गया, ठीक है, रिएक्शन कर ली। और पोटेशियम नाइट्रेट भाई साहब, पोटेशियम भाई साहब जो थे वो नाइट्रेट के साथ में क्या हो गए, सेट हो गए, ठीक है। तो ये थी इसकी कहानी, ठीक है, आज तक की कहानी ये थी। अवक्षेप का निर्माण इस प्रकार से होता है भाई, ठीक है। गैस का निष्कर्षण इस प्रकार से होता है, तापमान में परिवर्तन इस प्रकार से होता है, अवस्था में परिवर्तन मैंने बता दिया, रंग में परिवर्तन हमने बता दिया। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे अलग टॉपिक के साथ में। आज हमने कवर क्या किया था, सबसे पहले वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद में हमने डिस्कशन किया था रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। फिर उसके बाद हमने डिस्कशन किया था
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करनी है या फिर रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता के बारे में डिस्कस किया था, जो कि 5 प्रकार से थी। पहली थी आपकी अवस्था में परिवर्तन, जो हमने देख लिया। रंग में परिवर्तन, जो कि हमने देख लिया। तीसरी थी आपकी गैस का निष्कर्षण। चौथी थी आपका तापमान में परिवर्तन। पांचवा था आपका अवक्षेप का निर्माण। उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता हो जाती है समाप्त। अब हम कल नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कशन करेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में, ठीक है, या फिर शब्द समीकरण के बारे में। इन दोनों चीज़ों के बारे में, इन दोनों टॉपिक के बारे में क्या करेंगे डिस्कशन। आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते कमेंट मार करके यहाँ प्यारा सा जो दिल को छू जाए, ठीक है, एकदम कति झेल लेवल का कमेंट मार करके यहाँ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।